फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद साहिल में, जहां आज हम सीए फाइनल मई 2025 की रिवीजन सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस रिवीजन सीरीज में जो अगला हमारा टॉपिक है वो है टाइम ऑफ सप्लाई। तो बच्चों को बेसब्री से इंतजार था इस टॉपिक का, टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम क्या ही पढ़ेंगे। देखो चैप्टर के नाम से ही सब कुछ क्लियर है। चैप्टर का नाम बताता है कि आखिरकार टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। अब सर सप्लाई का टाइम क्या रहेगा उससे मालूम क्या पड़ेगा। बहुत बढ़िया, अगर हमें यह मालूम रहेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है तो उससे हम जीएसटी पेमेंट की लायबिलिटी निकाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई सपोज करो 28 मार्च आया, तो कोई ट्रांजैक्शन का अगर टाइम ऑफ सप्लाई 28 मार्च आया तो जो उसका जीएसटी का पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा 20 अप्रैल को। अगले महीने जब आप जीएसटीआर 3 भी भरेंगे तो आपको उसका जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब सर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर यही बताता है कि आखिरकार वो कौन सा पॉइंट है जब लायबिलिटी टू पे द टैक्स अराइजेस। तो ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ सीए फाइनल के लिए नहीं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चैप्टर से मालूम पड़ेगा कि आखिरकार हमें जीएसटी कौन से महीने में कौन से ट्रांजैक्शन का पे करना है। तो देखो फॉर सपोज करो अगर टाइम ऑफ सप्लाई 25 में है तो सर अगले महीने जो जीएसटीआर 3 भी जाएगा तो उसका डेट क्या रहेगा, उसका डेट रहेगा हमारा 28 जून। ठीक है, चल अब सबसे पहले जहां कहीं भी आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइज मिले तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब होता है एज पर सेक्शन 92A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो 92A में डेफिनेशन दी है वही मोर और लेस, जब आपका सफिशिएंट कंट्रोल हो, 20% आप इक्विटी होल्ड करते हो, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज। और भला 92A में तो बहुत सारी डेफिनेशन दी है। आपने भंवर बुराना सर से क्लासेस ली होगी तो आपको पता होगा कि 92A में कितनी बड़ी डेफिनेशन है एसोसिएटेड एंटरप्राइज की। आ जाओ आगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन नंबर 12। इस चैप्टर में मात्र 3 ही सेक्शन है, 12, 13 और 14। 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, 13 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, और जो 14 है वो बात करता है रेट चेंज की। अगर रेट चेंज हो गया तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो तो सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सिर्फ 2 ही बात है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। बस आपको 2 ही तारीख देखनी है, बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना। एक तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, अब ये तो क्वेश्चन में दिया होगा, इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना। दूसरा, अब लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस। सर ये क्या है लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस? आखिरकार वो कौन सी तारीख है जब सप्लायर को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 31 ने हमको ये बताया कि आखिरकार वो कौन सी तारीख है जब सप्लायर इनवॉइस इशू कर दे। तो सबसे पहले अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है ट्रू, तो आपको इनवॉइस इशू करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब गुड्स का रिमूवल हो रहा है उसके पहले या एट द टाइम ऑफ रिमूवल आप इनवॉइस इशू कर दो। सर अदर केसेस, तो अदर केसेस में आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो इनवॉइस है या तो बिफोर या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स हो जाए, इतने टाइम में इनवॉइस बन जाए। आगे है हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। राजा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि जब रेकरेंट बेसिस पे गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, जैसे घर पे न्यूज़पेपर वाला भैया आता है, दूध वाले भैया घर पे आते हैं, जो घर पे नेचुरल गैस सप्लाई होती है, ये सब कंटिन्यूअस सप्लाई के एग्जांपल है जो रोज सप्लाई हो रहा है। तो सर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या रहता है ना, या तो आपका और रेसिपिएंट का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जनरली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो पेमेंट तो रहेगा। तो यहाँ पे जब स्टेटमेंट इशू हो जाए, तो जिस दिन स्टेटमेंट इशू हो जाए कि भैया आपका हिसाब इतना हुआ, और when the payment is received, तो before or at the time when statement is issued or when the payment is received। चौथा केस है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न। अब सर ये क्या है बेटा, बहुत बार है ना हम गुड्स अप्रूवल पे बेचते हैं। अप्रूवल पे मतलब कि अगर आपको समझ है तो आप एक्सेप्ट करना, और अगर आपको समझ नहीं आए तो आप रिजेक्ट करना। तो इसमें लॉ मेकर बोलता है कि यार आपने सामने वाले को अप्रूवल पे भेजा, सपोज करो सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया, तो जैसे ही सामने वाले ने एक्सेप्ट करा आप इनवॉइस बना लो। सपोज करो सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया, अगर सामने वाला रिजेक्ट कर दिया तो आपको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। पर डाउट ये है कि सामने वाला ना तो एक्सेप्ट कर रहा है ना तो रिजेक्ट कर रहा है, सामने वाला कुछ बता भी नहीं रहा है, तो फिर उस केस में हम करें तो करें क्या। तो
उस केस में लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपने अप्रूवल पे भेजा है तो आप मैक्सिमम 6 महीने का वेट करो। मतलब जिस दिन आपने रिमूव करा उस रिमूवल की डेट से 6 मंथ तक अगर सामने वाले ने हाँ नहीं करी तो जैसे ही 6 महीने खत्म हो जाएंगे तो हम सामने वाले का डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। ठीक है, तो सर या तो सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, दैट इज बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बट सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं करा तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, तो सेक्शन 31 ये बोलता है। दूसरा, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। बट ये जो है ना रिसीव्स द पेमेंट, ये वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक नोटिफिकेशन नंबर है 66/2017। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 बोलता है कि गुड्स के केस में ये जो डेट ऑफ पेमेंट वाली बात है इसको आपको इग्नोर करना है। तो सर हम डेट ऑफ पेमेंट वाली बात को इग्नोर करेंगे? हाँ राजा, आप डेट ऑफ पेमेंट वाली बात को इग्नोर करोगे। सर ये क्या लिखा हुआ है? ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जब सर्विसेज का पॉइंट आएगा, क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट वाली बात ही इग्नोर है और ये पॉइंट पेमेंट से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, आगे ये बोल रहे हैं सर द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय इनवॉइस। मतलब अगर 50,000 का इनवॉइस है तो हम ये मानेंगे कि सप्लाई भी 50,000 की, अगर 40,000 का इनवॉइस है तो हम ये मानेंगे सप्लाई भी 40,000 रुपए की हुई है। फिर एक और चीज, सर सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट कब माना जाएगा? तो भाई सप्लायर का पेमेंट तब माना जाएगा जब सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया या सप्लायर ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मार दी, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। बोलो डन क्या क्लास? बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। सर बस इतना सही था गुड्स में? हाँ राजा, बस गुड्स में इतना सही था। बस गुड्स में एक और पॉइंट है, वो है हमारा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये वाली बात तो हमारी हो गई कि सर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 बोलता है कि जो भी अगर आप गुड सप्लाई करते हो तो आपके ऊपर वो पेमेंट वाली बंदिश नहीं लगेगी, आपको पेमेंट की तारीख नहीं दिखनी। बट यहां पे एक चीज बोली गई है कि आप स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को हटा दो। सर ये क्या है? तो राजा हमने देखा था स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में आता है। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम आता तो गुड्स की डेफिनेशन में ही है, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आता है? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, कसिनो, ये सारी चीजें हमारे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में आती है। याद है आपको? अब सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में लॉ मेकर बोलता है कि सर इस केस में आपको डेट ऑफ इनवॉइस देखना है और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर और डेट ऑफ पेमेंट। तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक केस है, यहाँ पे आपको सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस नहीं देखना, लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस ये भी देखना है, और साथ साथ में डेट ऑफ पेमेंट भी देखना है, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। आया आपको समझ में? तो बहुत ही मतलब बारीक सा पॉइंट है और एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखना स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है सर। फिर उसके बाद सर रिवर्स चार्ज, तो अगर गुड्स का रिवर्स चार्ज जो सीए फाइनल के कोर्स में अब नोटिफाई हो चुका है, याद है आपको? बीडी लीव्स, टेंडू लीव्स, मेटल स्क्रैप पे तो अमेंडमेंट भी आया था कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे गुड्स की लिस्ट थी। सिल्क का मैन्युफैक्चरर, अगर सप्लायर सिल्क का मैन्युफैक्चरर है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो ऐसे गुड्स की लिस्ट भी है बहुत सारी जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, और वो लिस्ट तो हम चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आज हमको ये पढ़ना है कि सर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा। तो गुड्स के केस में अगर रिवर्स चार्ज लग रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई में आप 3 डेट देखोगे। पहला, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जब सामने वाले को गुड्स मिल गए। दूसरा, डेट ऑफ पेमेंट। अब हमेशा एक चीज याद रखना, जब हम रेसिपिएंट के एंगल से बात करेंगे तो भाई रेसिपिएंट के एंगल से पेमेंट की बात पता है कब होगी? जब रेसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारी और जब रेसिपिएंट के अकाउंट में डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि भाई अब रेसिपिएंट के एंगल से बात कर रहे हैं। और फिर थर्ड पॉइंट आता है द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called। इसका सिंपल सा मतलब है 31 day from invoice। जो भी इनवॉइस की डेट है उसमें प्लस कर देना आप 31। फॉर एग्जांपल अगर 28 मार्च है इनवॉइस की डेट, तो सर 28 मार्च है इनवॉइस की डेट, इसमें 31 डेज कैसे गिनेंगे? तो भाई मार्च में अब 3 दिन बचे हैं,
31 हो गया, और फिर 28 अप्रैल, तो ये हो गया हमारा 31 डे फ्रॉम इनवॉइस, दैट इज 28 अप्रैल। सामने वाले को जब गुड्स रिसीव मिल गया वो तो बहुत सिंपल है, और थर्ड इज डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है सर, अगर क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहा है, तो उस केस में जब सामने वाले ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी, सामने वाला मतलब रेसिपेंट, तो जब रेसिपेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी वही बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। फिर सर व्हाट अबाउट वाउचर, अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है, आइडेंटिफिएबल मतलब आपको मालूम है इस वाउचर से आप कौन सा गुड्स खरीद सकते हो, तो जब वाउचर इशू करा और तभी क्लियर कर दिया कि इस वाउचर से आप ये वाला गुड्स खरीद सकते हो, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और अगर ये नहीं मालूम है कि आप कौन सा स्पेसिफिक गुड्स खरीदोगे, तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। आगे आ जाओ सर, 12(5) बोलता है कि अगर ऊपर कोई से भी सेक्शन से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहा, तो उस केस में अगर रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, तो जब रिटर्न फाइल होगा वही निकल जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। बट इन एनी अदर केस द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, तो सर जिस दिन आपने टैक्स पे करा बस वही हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, सिंपल। फिर 12(6) बात करता है इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई पता है कब निकलेगा, जब आपको इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी का पैसा मिला। सर अगर हमको मिला ही नहीं, अगर वेव ऑफ कर दिया, अगर वेव ऑफ कर दिया तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। एक और चीज, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी अगर एग्जाम में कुछ भी ना दे तो इसको हम कम जीएसटी मानते। कम जीएसटी मतलब हम इसके अंदर जीएसटी का पैसा इंक्लूसिव मानते। ठीक है, उसके बाद सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब देखो सर्विस के केस में ना एक मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, यहां लिखो सर्विसेस। अब सर्विसेज के केस में भी दो बातें, एक अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो इनवॉइस इशूड विद इन टाइम, और दूसरा केस है इनवॉइस नॉट इशूड विद इन टाइम। अब सर अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो उस केस में डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, यहां पे तो पेमेंट की डेट रेलेवेंट है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो उस केस में राजा कंप्लीशन डेट या आप बोलो प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब सर्विस कंप्लीट हुई, जब सर्विस खत्म हुई, और डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। आया समझ में? तो इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ, डेट ऑफ इनवॉइस, पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ तो कंप्लीशन डेट, प्रोविजन ऑफ सर्विस डेट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब सर डाउट यह है कि ये टाइम कौन सा है, मतलब कौन से टाइम है जहां पे इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो लॉ मेकर बोलता है कि देखो सर्विसेज के केस में दो अलग अलग बिजनेसेस, एक तो आपका बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, एनबीएफसी हो गया। तो ये बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, इसके केस में लॉ मेकर बोलता है आप जैसे ही आपकी सर्विसेज कंप्लीट हुई उसके 45 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दो। बट दूसरे केसेस में आपको 45 डेज का टाइम नहीं मिला है, आपको सिर्फ कितने दिन का टाइम मिला है, 30 दिन का टाइम मिला है। तो नॉर्मली जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बन जाना चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपका इनवॉइस बन गया तो बहुत बढ़िया, फिर आप आ जाओगे डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर अगर आपका इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर नहीं बना तो फिर आप आ जाओगे प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और यही तारीख बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस के केस में 30 दिन को हटा के कितना दिन हो गया है, 45 डेज हो गया है। आया समझ में? बस इतनी सी तो बात है। देखो ध्यान से सर, देखो सर्विसेज के केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इफ इनवॉइस इशूड विद इन टाइम, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। लॉ मेकर कंप्लीशन वर्ड नहीं यूज करता, वो प्रोविजन यूज करता है। इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन पीरियड और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर।
सर ये सेक्शन 31 में कौन सी तारीख है? देखो नॉर्मल सर्विस तो बिफोर तो कर ही सकते हैं, एडवांस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आफ्टर भी कर सकते हैं, पर कितने दिन के अंदर अंदर? सर नॉर्मल है तो 30 दिन, बट बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, उस केस में 45 डेज का लिमिट आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो पहले कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? वो सर्विस जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब सर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मालूम पड़ रहा है कि पेमेंट का ड्यू डेट क्या है, तो इनवॉइस ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में मालूम ही नहीं पड़ रहा कि ड्यू डेट क्या है, तो फिर इनवॉइस आपको पेमेंट तो करोगे ना, तो ऑन और बिफोर जब सप्लायर को पेमेंट मिल गया तब आप इनवॉइस बना दो। सर पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, अगर पेमेंट आपका कंप्लीशन ऑफ इवेंट से लिंक्ड है, अब समझना ध्यान से, फर्स्ट फ्लोर बनाया इतना पेमेंट करेंगे, सेकंड फ्लोर बनाया इतना पेमेंट करेंगे, थर्ड फ्लोर बनाया इतना पेमेंट करेंगे। सर मैं बिल्डर के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। अब इस केस में क्या होगा ना, एक फ्लोर बनाया पेमेंट करो, दूसरा फ्लोर बनाया पेमेंट करो, तो यहाँ पे जो मेरा पेमेंट है वो मैंने इवेंट से लिंक कर दिया। अब इनवॉइस कब बनाना पड़ेगा? सर इनवॉइस ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट और कंप्लीशन ऑफ दैट माइलस्टोन। सर अगर सप्लाई पहले ही सीज हो गई बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, सपोज करो मैंने 3 फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और 2.5 फ्लोर के बाद हमारी और उनकी अनबन हो गई, तो भैया मेरे को इनवॉइस जो सामने वाला बनाएगा वो सिर्फ कितने फ्लोर तक का बनाएगा? 2.5 फ्लोर तक का ही बनाएगा, और उस टाइम तक बनाएगा जब तक उसने काम करा, क्योंकि पूरा तो हुआ ही नहीं इवेंट, तो जब 2.5 फ्लोर तक बस वहां तक का ही इनवॉइस वो बनाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब सर कोई भी सर्विस जिसमें पीरियड 3 महीने से ज्यादा है। सर एग्जैक्ट 3 महीना भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं आएगा। ठीक है, एक और चीज, ये बात वैसे टैक्स इनवॉइस में बताने वाली है, बट फिर भी अभी सुन लो। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी एंड टेलीकॉम कंपनीज, टेलीकॉम कंपनी को 30 दिन ही दिए, पर यहाँ पे एक स्पेशल बात है, यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ट्रांजैक्शन है, सपोज करो 2 बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन है और दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो इनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप इनवॉइस या तो सप्लायर जब एंट्री करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में और बिफोर द एंड ऑफ द क्वार्टर विच एवर इज अर्लियर, आप तब भी इनवॉइस इशू कर सकते हो, दैट इज बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सच सप्लाई और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, तो इनके बैंकिंग में अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं, इंश्योरेंस में अलग से क्लोज होते हैं और जनरली क्वार्टरली क्लोज होते हैं, तो इसलिए इनको एक ऑप्शन दिया गया, बट ऑप्शन सिर्फ डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में और बाकी कहीं ऑप्शन नहीं है, और ये ऑप्शन टेलीकॉम ऑपरेटर को भी मिला है। ठीक है सर, उसके बाद सर द डेट, अगर क्लॉज ए और क्लॉज बी नहीं लग रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई तो निकालेंगे, तो जब रेसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी रिसीट ऑफ सर्विसेज दिखा दी, जब रेसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास कर दी, बस वही बन जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये वाला है ना स्पेशल पॉइंट है। अब देखो ये स्पेशल पॉइंट क्या है, बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स और बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स जहां पे बिलिंग अमाउंट एग्जैक्ट नहीं होता, 1612, 1812 ऐसा बिलिंग अमाउंट होता है, तो इनको बड़ा प्रॉब्लम हो। अब सपोज करो अपन एयरटेल का एग्जांपल लेते हैं, तो एयरटेल ने इनवॉइस जो बनाया वो इनवॉइस बनाया 1612 का, और इनवॉइस की तारीख थी 28 मार्च। अच्छा, मैंने पेमेंट भी 28 मार्च को करा, पर मैंने बोला यार एयरटेल मैं आपको 1700 रुपए पेमेंट कर देता हूं, अननेसेसरी अपन कहाँ ये खुले का रखें, अगली बार समझ लेंगे। तो मैंने 88 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दिया और ये 88 रुपीज की सर्विसेज मैंने नहीं लिया, एडवांस पे दे दिया। अब डाउट ये आया कि इस 88 का टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकाले। अब सर अगले महीने में, तो अगले महीने में भी आपका जो बिल आया वो आया सपोज करो 1612 रुपए। अब 1612 रुपए बिल आया और आपने 88 रुपीज पहले दिए हुए थे और अब आपके पास खुलने की व्यवस्था भी थी, तो आपने 1524 रुपए का पेमेंट कर दिया। सर इसकी क्या तारीख है, तो सपोज करो इसकी तारीख है राजा 28 अप्रैल और इसकी भी तारीख है 28 अप्रैल। डाउट मेरा ये है कि इस 88 रुपीज का टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। सर टाइम ऑफ सप्लाई तो क्या, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, तो इस 88 रुपीज का पेमेंट तो 28 मार्च को आया, इनवॉइस बाद में बना, तो 28 मार्च टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपकी बात समझ में आई, पर एयरटेल बोल रहा है यार ऐसे मेरे पास करोड़ों कस्टमर है,
तो क्या मैं करोड़ों कस्टमरों का हिसाब रखते रहूं, इसने इतना एक्स्ट्रा दिया, इसने इतना एक्स्ट्रा दिया, इसके इतने एक्स्ट्रा पे इतना जीएसटी अभी देना है, अगले महीने में इतना जीएसटी नहीं देना क्योंकि वो एक्स्ट्रा पे पहले जीएसटी लग गया। एयरटेल ने बोला हाय राम, इतना कॉम्प्लिकेटेड और ये क्या है, 80 रुपए 100 रुपए में लाखों करोड़ रुपए की कंपनी चला रहा हूं, ऐसा भारती जी ने बोला। तो इनको एक ऑप्शन दिया गया। अब मैं जब भी बोलूं ना ऑप्शन दिया गया, मतलब इट इज नॉट कंपलसरी, आपको करना है तो करो, आपको नहीं करना है मत करो, यू हैव एन ऑप्शन। इनको बोला आप एक काम करो, आप छोड़ो, आप डेट ऑफ इनवॉइस को टाइम ऑफ सप्लाई बना दो, ये एक्सेस के लिए, और ये मच छोड़ो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। बट ये ऑप्शन हम सिर्फ तब तक ही दे रहे हैं जब आपका ये एक्सेस अमाउंट 1000 रुपए तक है। सपोज करो सामने वाला रईस की औलाद है, 1612 की जगह उसने 3000 रुपए दे दिए भाई। अब यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे ये ऑप्शन जेन्युइनली उनको दिया जा रहा है जिनको सर थोड़ा बहुत ये चिल्लर वाली बातें अटकती है, खलती है, ठीक है। तो देखो ना यार क्या बोल रहा है ये, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1000 रुपीज। तो अगर 1000 रुपए तक अमाउंट मिला है इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस, तो जो इनवॉइस है उसके एक्सेस में अप टू 1000 मिला है, तो आपके पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि आप चाहो तो वो जो एक्सेस अमाउंट है उसका टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवॉइस मान लो और फिर डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर कर दो। आया समझ में? बोलो माता रानी की जय। वाह। उसके बाद सर फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, ये वही बात, जितने का इनवॉइस बनाया उतने की सप्लाई होगी या जितने का पेमेंट करा उतने की सप्लाई। ये तो बनी बात है ना कि भाई जितने का इनवॉइस बनाया हम बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं, जितने का पेमेंट हुआ, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम। फिर सर पेमेंट कब मानी जाएगी, तो जब सप्लायर को क्रेडिट हुआ और जब सप्लायर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी विच एवर इज अर्लियर। हो गया। अब 13.3 आरसीएम ऑफ सर्विसेज। अब राजा यहाँ पे डेट ऑफ रिसीव ऑफ सर्विस नहीं होता क्योंकि सर्विस की रिसीविंग डेट निकालना इम्पॉसिबल है, इसलिए इन्होंने बोला डेट ऑफ पेमेंट। अब रेसिपिएंट है तो रेसिपिएंट के एंगल से जब मैं पेमेंट की बात करूंगा तो जब रेसिपिएंट के अकाउंट में डेबिट हुआ और जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रेसिपिएंट ने एंट्री करी विच एवर इज अर्लियर। और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। 60 डेज का मतलब क्या, 61 डे फ्रॉम इनवॉइस। सर एक बात बताओ, यहाँ पे 61 दे रहे हैं, गुड्स में 31 दे रहे हैं, ऐसा क्यों? राजा यहाँ पे 30 61 जो है ना वो कुछ नहीं है, वो 30 + 31 है। नॉर्मल आपको 30 डेज तो दे ही दिए ना इनवॉइस के, आ रही है आपको बात समझ में? तो यहाँ पे नॉर्मल 30 डेज दे दिए, 30 + 31 दैट इज व्हाट 61 डेज। ठीक है, आप बस इतना याद रखना कहाँ लॉजिक पे पढ़ रहे हो। तो नॉर्मल 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, और दिन गिनना मैंने आपको सिखा दिया। आगे सर अगर क्लॉज ए और क्लॉज बी में हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट, जब हमारे रेसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी बस वही हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मामला एसोसिएटेड एंटरप्राइज का है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज मतलब सर वो एंटरप्राइज जो सेक्शन नंबर 92A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइंड है, उसी को बोलते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज। सर अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मामला है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि सर यहाँ पे इनवॉइस बनेगा ही नहीं, लॉजिकल है ना भाई, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में इनवॉइस तो बनेगा ही नहीं, तो आपसी मामला है। तो सर यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो जब हमारे रेसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है क्लास। उसके बाद वाउचर सेम सेम सेम, ये तीनों चीजें सेम है जो हमने ऊपर 12 में पढ़ी हुई है, तो एक्स्ट्रा वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये क्लैरिफिकेशन है, काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन है, NHAI इन हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल। सर ये क्या है NHAI? तो मैं आपको इसमें, मेरे पास एक शानदार सा चार्ट है NHAI का, आपको मैं दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। ये देखो देखो, समझना ध्यान से क्या बोल रहे हैं। सपोज करो यहाँ पे अतुल कंसेशनर है, एजेंट है, सप्लायर है, और यहाँ पे NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको ठेका दिया। सर काहे का ठेका दिया? रोड बनाने का ठेका दिया। अब सर रोड कोई ऐसा तो नहीं आंख बंद करा फास्टैग बैच जैसा खत्म हो गया,
तो रोड बनाने का टाइम लगता है भाई, तो 10 से 15 साल रोड बनाने में लगते हैं। अब ये किस मॉडल पे बनता है, तो ये डीबीओटी मॉडल पे बनता है। डीबीओटी बोले तो डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, कि डिजाइन भी इनको करना है, बिल्ड भी इनको करना है, ऑपरेट भी इनको करना है और फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब सर हमारा ऐसा बात हो गया कि 1000 किलोमीटर का रोड है और हम आपको हर 100 किलोमीटर पे 10 करोड़ रुपए देंगे, और ऐसे टोटल कॉन्ट्रैक्ट हमने 100 करोड़ रुपए का कर लिया है। तो हर 100 किलोमीटर कंप्लीट करो, हम आपको 10 करोड़ देंगे। अब सर व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? सर ये तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा है। हाँ बनी बात है। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज से ये तो समझ में आया, बट इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? अब राजा एक बात बता, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में हमने क्या पढ़ा कि सर अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। और अगर आपका इनवॉइस टाइम पे बन गया तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। बट अगर इनवॉइस नहीं बना तो भाई, अगर इनवॉइस नहीं बना तो फिर तो सर कंप्लीशन का वेट करेंगे क्या हम? कंप्लीशन तो 15 साल के बाद होगा। तो लॉ मेकर बोलता है भाई कंप्लीशन का वेट नहीं करेंगे, तो फिर उस केस में बाय डिफॉल्ट कौन सी डेट आ जाएगी? पेमेंट तो होगा ना यार, पेमेंट कोई 15 साल के बाद होगा क्या? आया समझ में? तो देखो अब ध्यान से, टाइम ऑफ सप्लाई अगर टाइम पे इशू हो गया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। टाइम पे इशू नहीं हुआ तो कंप्लीट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, पर सर्विस कंप्लीट की डेट इज इररिलेवेंट, क्योंकि हम 15 साल तक का वेट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे काटा मार दिया। अब सर इनवॉइस इशू कब करना है? तो सर कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विसेज में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई है तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। पर सर ये जो मुद्दा है ना, ये इवेंट लिंक्ड है, तो ये मुद्दा इवेंट लिंक्ड है, तो यहाँ पे ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका इवेंट कंप्लीट हुआ आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और एक और चीज, अगर आपने लेट पेमेंट करा तो जो इंटरेस्ट है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के हिसाब से क्लब हो जाएगा। और सर इंटरेस्ट का जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा वो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 13(6) के हिसाब से, जब आपको इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा तभी उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। और एक और मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट अजम्पशन कि इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, इंटरेस्ट को कम जीएसटी मानता है, ऐसा मानता है कि इंटरेस्ट के अंदर जीएसटी शामिल है। ये देखो क्लैरिफिकेशन, अंडर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ऑपरेट डीबीओटी मॉडल वेयर इन द कंसेशनर, भाई ये सब काम करेगा। एचएम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फिर इन्होंने एक सिंपल सी चीज बताई है कि सर इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। हाउएवर इनवॉइस अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन, दैट इज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। और सर ये डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट है उसका भी मैंने आपको बता दिया। अल्टीमेटली आपको इतना सब ध्यान नहीं रखना है, जो मैंने आपको चार्ट बताया ना बस आपको वही ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने बहुत सिंपल, इन्होंने भी सिंपल ही बताया है, बस इन्होंने ये बोला कि अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो भाई डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस हम कब माने? तो ये बोलते हैं भाई डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस हम मानेंगे जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, बस उसी को मान लेंगे हम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। क्योंकि सर कंप्लीशन ऑफ द माइलस्टोन का मामला है, और कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन में जैसे ही माइलस्टोन खत्म हुआ वैसे ही पेमेंट की बात हो जाएगी, तो वो हो गया ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अब हो सकता है सामने वाला 10 दिन 15 दिन लगाए पेमेंट में, बट जैसे ही माइलस्टोन कंप्लीट हो गया पेमेंट का ड्यू डेट अराइज हो गया, ठीक है। तो बस इतनी सी बात इन्होंने बोली है। और आखिरी में इन्होंने बोला कि सर वो जो इंटरेस्ट है ना वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। दूसरा क्लैरिफिकेशन, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ स्पेक्ट्रम यूसेज एंड अदर सिमिलर सर्विसेज अंडर जीएसटी। अब ये सरकार स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देती है। स्पेक्ट्रम समझते हो, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी रहती है ना, वाईफाई हो गया, मोबाइल डिवाइस हो गया, तो रेडियो डिवाइसेस हो गए, सैटेलाइट कनेक्शंस हो गए, तो इसके लिए सरकार है ना लाइसेंस अलोकेट करती है, स्पेक्ट्रम लाइसेंस, जो एयरटेल जियो ये सब बाय करते हैं। अब सर इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? भाई अगर एयरटेल जियो के पास खूब पैसा है, इन्होंने ऑन स्पॉट पेमेंट ही कर दिया, सर बहुत बढ़िया। अगर ऑन स्पॉट पेमेंट कर दिया तो डेट ऑफ पेमेंट जो है वही बन गया टाइम ऑफ सप्लाई। पर सर इन्होंने ऑन स्पॉट पेमेंट नहीं करा, हौले हौले पेमेंट करा। अब जो स्पेक्ट्रम का कॉन्ट्रैक्ट है ना वो भी काफी बड़ा होता है, 10 साल 15 साल ऐसे लाइसेंस रहते हैं। तो सर फिर ये वापस से कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, और इसका टाइम ऑफ सप्लाई फिर हम वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के नियम कायदे कानून से निकालेंगे। आया समझ में? यही तो है यार, देखो ध्यान से। अंडर स्पेक्ट्रम अलोकेशन मॉडल
फॉलोड बाय डॉट, डॉट बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। बिडर बिड्स फॉर सिक्योरिंग द राइट टू यूज द स्पेक्ट्रम, सर्विस प्रोवाइडर इज गवर्नमेंट एंड रेसिपेंट इज बिडर। GST to be discharged on the supply of spectrum by the recipient on reverse charge। हाँ सर, तो गवर्नमेंट तो GST देगी नहीं, तो जो रेसिपेंट है स्पेक्ट्रम खरीदने वाला उसको RCM में GST देना पड़ेगा। इन केस फुल पेमेंट इज मेड बाय टेलीकॉम ऑपरेटर, अगर फुल पेमेंट कर दिया तो GST वुड बी पेबल व्हेन द पेमेंट इज मेड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। सिंपल, RCM है और RCM का सर अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विस के केस में RCM में सर वो पेमेंट की डेट तो रहती है, तो जब जिस दिन रेसिपेंट ने पेमेंट करा बस वही हो गया। बट इन केस वेयर डिफर्ड पेमेंट इज मेड, हम हौले हौले पेमेंट कर रहे हैं। अब सर हौले हौले पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे सर ये है तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि लाइफ 3 महीने से तो कहीं ज्यादा है और पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है, तो इस केस में सर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में डेट ऑफ पेमेंट तो लिखी होगी ना यार, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, 100 200 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो डेट ऑफ पेमेंट तो लिखी होगी। तो सर उस केस में इनवॉइस कब इशू करना है, तो इनवॉइस इज टू बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो अकॉर्डिंगली इनवॉइस इशू हो जाएगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और GST वुड बी पेबल एज एंड व्हेन द पेमेंट्स आर ड्यू और मेड व्हिचएवर इज अर्लियर। आया समझ में। और इन्होंने बोला ऐसा का ऐसा ही अगर कोई नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई माइनिंग राइट है, उसके ऊपर भी सेम ऊपर वाला क्लॉजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। हो गया, सेक्शन 13 भी खत्म हुआ। उसके बाद है सेक्शन नंबर 14। अब सेक्शन 14 में बच्चे बहुत घबराते हैं, है कुछ भी नहीं यार, मैं आपको क्या बोलूं, पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है। देखो सेक्शन 14 क्या बोलता है ना, रेट चेंज की बात करता है कि अगर GST का रेट चेंज हो गया तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो सपोज करो आज 28 मार्च, 28 मार्च से पहले कैलकुलेटर पे GST का रेट था 12% और 28 मार्च के बाद कैलकुलेटर पे GST का रेट है 18%। अब डाउट यह आ गया कि भाई हम कौन सा रेट ले, 12 या 18। लॉ मेकर बोलता है यार 3 चीजें होती है, इनवॉइस, पेमेंट और सप्लाई की डेट। इन 3 में से अब सपोज करो यहां पे इनवॉइस है, यहां पे पेमेंट है और सप्लाई बाद में। तो कभी आपने वो टग ऑफ वार वाला गेम खेला है, वो रस्सी खींचते हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पे 2 जने, यहाँ पे 1 जना है, कौन जीतेगा, ये जीत जाएगा। अब ये तो जीत जाएगा। अब हमेशा याद रखना 2 लीडर है, 2 कप्तान है, इनवॉइस और पेमेंट, ये दोनों कप्तान है। अब सर दोनों कप्तान जीत गए तो हम बोलेंगे भाई रुक जाओ, इन दोनों कप्तानों में से जो भी अर्लियर है वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। आया समझ में। अब दूसरा केस, सर सपोज करो एज इट इज सेम है, यहां पे इनवॉइस है, यहां पे सप्लाई हुई है और यहां पे पेमेंट हुआ है। सर कौन जीता, कौन जीता, भाई ये जीत गया। अब सर ये तो जीत गया, कैप्टन कौन है, सर कैप्टन है पेमेंट, ये इसको धक्का मारेगा, बोले चल रहे निकल मैं कैप्टन हूं, तो भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ गया, डेट ऑफ पेमेंट। आया समझ में। एक और चीज, सर सपोज करो यहां पे इनवॉइस है, यहां पे सप्लाई है और यहां पे पेमेंट है। सर कौन जीता, सर ये वाला खेमा जीत गया और सप्लाई नहीं, तुम कहां से जीत रहे हो भाई, तो भाई ये वाला खेमा जीत गया और कैप्टन कौन है, इनवॉइस, तो डेट ऑफ इनवॉइस हो गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। आया आपको समझ में, है कुछ भी नहीं यार, इतना सिंपल। बस आपको ये रेखा कॉन्सेप्ट बोलता हूं मैं इसको क्लास में। ये रेखा कॉन्सेप्ट क्या है, सर रेखा कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि अगर 2 चीजें आ रही है इधर तो ये जीत गया, 2 चीजें आ रही इधर तो ये जीत गया। और सर अगर दोनों चीजें इनवॉइस और पेमेंट है तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, इधर है दोनों चीजें इनवॉइस पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। सर अगर तीनों चीजें बाद में हुई, अरे तो नालायक फिर ये रेट चेंज का मामला ही क्या हुआ। रेट चेंज का मतलब क्या है कि सर कोई एक आधी इवेंट यहाँ हुआ है और कोई 2 इवेंट यहाँ हुए, या कोई 2 इवेंट यहाँ हुए, कोई 1 इवेंट यहाँ हुआ है। आया समझ में। बस अब इसमें है ना एक और चीज, अब बहुत बार इन्होंने क्या बोल के रखा है, इन्होंने बोला कि आपका जो पेमेंट का डेट है वो तो जब आपको पैसा मिले या बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री हो व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इस पे है ना विवाद हो गए, बोले यार ये क्या चीटिंग है, इस पे तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री तो हमारी पहले हो गई है,
और रेट चेंज की वजह से हमको तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि हमने तो बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले एंट्री कर दी पर चेक तो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने बोला कि जिस दिन रेट चेंज हुआ है अगर उसके 4 वर्किंग डेज में आपका चेक क्लियर हो जाता है तो जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी थी दैट इज जिस दिन आपको चेक मिला था वो वाली डेट ही हम डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। बट अगर आपका चेक 4 वर्किंग डेज के बाद क्लियर होता है, आफ्टरवर्ड्स क्लियर होता है, तो जिस दिन आपका क्रेडिट हुआ, जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, बस उसी तारीख को हम मान लेंगे पता है क्या, डेट ऑफ पेमेंट। तो अगर आप डेट ऑफ पेमेंट निकालने में आपको कंफ्यूजन आए और अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको ये ध्यान रखना है, बस हो गया। सर ये देखो ध्यान से, सप्लाई इनवॉइस पेमेंट 2 इवेंट आ जाए तो बस, और ये देखो सप्लाई बिफोर इनवॉइस बिफोर। अब जीता कौन भाई, ये वाला खेमा जीता और ये वाले खेमे में भी जीत किसकी हुई, इनवॉइस की हुई। ठीक है, अब कोई भी ले लेता अपन, चलो ये लेते सप्लाई आफ्टर इनवॉइस बिफोर आफ्टर। सर ये आफ्टर आफ्टर वाला जीत गया और आफ्टर में भी पेमेंट की डेट आ जाएगी क्योंकि सर नेता तो दो ही है, इनवॉइस और पेमेंट। सर ये आफ्टर बिफोर बिफोर, सर ये बिफोर वाला खेमा जीत गया, इनवॉइस पेमेंट दोनों जीत गए, इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, सिंपल। और एक और लास्ट बात, सर अगर रेट चेंज के अगर रेट चेंज के 4 वर्किंग डेज के बाद आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है तो फिर आपका क्रेडिट कब माना जाएगा, जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है बस उसी दिन आपका पेमेंट माना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर भी डन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो कंजूसी मत करना और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।